Welcome to the Legal Freelancing channel. This is part 2 of our topic How to Structure a Contract. Part 1 में हमने टाइटल, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टर्म एंड टर्मिनेशन एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज को डिस्कस किया था. अगर आप किसी भी वजह से उस वीडियो को नहीं देख सके तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. काइंडली जाके पहले उसको देखें, फिर आप इस पार्ट को बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे. So let's move to clause number 6, payment terms and conditions. Payment terms and conditions outline the specifics of how, when, and how much. For example, आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट लॉयर अपने क्लाइंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने क्लाइंट के साथ ये 3 बातें डिस्कस करेंगे कि वो आपको कितनी अमाउंट पे करेगा, किस तरह से पे करेगा और कब पे करेगा. तो ये 3 चीज़ें इस सेक्शन का हिस्सा होती हैं. पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन की क्लॉज़ है, इसको राइट करते वक़्त हमने कुछ बातों का ख़्याल करना होता है. नंबर 1, टोटल फ़ीस. स्पेसिफ़ाई द एक्चुअल अमाउंट. वो अमाउंट कोई भी हो सकती है, लेकिन उसका एग्ज़ैक्ट अमाउंट का लिखना कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने क्लाइंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने लगे हैं, तो आपने क्लाइंट से अपफ्रंट ये डिस्कस कर लेना है कि आप कितनी फ़ीस चार्ज करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करने के लिए. नंबर 2, आउटलाइन द पेमेंट मेथड. फॉर एग्जांपल कि आप उससे कैश में पेमेंट लेंगे या वाया बैंक ट्रांसफ़र उससे पेमेंट लेंगे या किसी और वॉलेट के थ्रू पेमेंट को रिसीव करेंगे, तो इस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करना ज़रूरी होता है. नंबर 3, इंक्लूड लेट पेमेंट पेनल्टीज़. फॉर एग्जांपल, कोई एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे रही है और दोनों पार्टीज़ ने म्यूचुअली एग्री किया था कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हर मंथ इनवॉइस सेंड करेगी और क्लाइंट हर मंथ की 5 तारीख को वो इनवॉइस पे करेगा. तो यहाँ पे हम एक क्लॉज ऐड कर सकते हैं कि अगर क्लाइंट 5 तारीख को इनवॉइस पे नहीं करता तो उसके ऊपर 1% 2% पेनल्टी अप्लाई की जा सकती है. तो ये पेमेंट को ऑन टाइम मेक श्योर करने के लिए इस क्लॉज को ऐड किया जाता है. कंसीडर अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स. फॉर एग्जांपल कि क्लाइंट ने 5 तारीख को पेमेंट करना थी, लेकिन वो 2 तारीख को पेमेंट करता है, तो उसके ऊपर उसको डिस्काउंट भी ऑफ़र किया जा सकता है. सम एजेंसीज़ ऐसा करती हैं टू अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स. नंबर 6, स्टेट द करेंसी. कि जो पेमेंट है वो आया पाकिस्तानी रुपये में होगी, यूएस डॉलर में होगी या यूरोज़ में होगी. तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आपने डिफ़ाइन करना होता है. फॉर एग्जांपल, Party B agrees to pay Party A a monthly fee of $500 via bank transfer due on the first of each month. In the event of late payment, Party B shall incur a penalty of $20 for each day of delay. If payments is made before the due date, a 20% discount shall be applied to the month's fee. तो आप देख सकते हैं कि हमने एक्चुअल अमाउंट को भी इसमें ऐड किया है, पेमेंट मेथड को भी डिस्कस किया है, बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू पेमेंट सेंड करेगा, इनवॉइस डेट भी हमने मेंशन की है, फर्स्ट ऑफ ईच मंथ वो पे करेगा, लेट पेमेंट पेनल्टी को भी हमने मेंशन किया है, इसके साथ साथ हमने डिस्काउंट अमाउंट को भी हमने मेंशन किया है. तो इन तमाम पॉइंट्स का ख्याल रखना है अपने पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस की क्लॉज को ड्राफ्ट करते वक्त. नंबर 7, कॉन्फिडेंशियलिटी और नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज. सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी बिज़नेस के रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट चाहता है कि जो उसकी जो बिज़नेस इन्फॉर्मेशन है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो वो सेकंड पार्टी उस इन्फॉर्मेशन को किसी फर्दर किसी थर्ड पर्सन से डिस्क्लोज़ ना करे या उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ ना करे. तो इस क्लॉज को ऐड किया जाता है टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. इसके अंदर एक सर्टेन टाइम लिमिट होती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए की जो मैक्सिमम लिमिट है कॉन्फिडेंशियलिटी की वो 2 इयर्स है. तो इस तरह से हर कंट्री की एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है, उसके अकॉर्डिंगली इस क्लॉज को ड्राफ्ट किया जाता है. फॉर एग्जांपल, ईच पार्टी एग्रीज नॉट टू डिस्क्लोज और यूज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन obtained during the term of this agreement for any purpose other than fulfilling their obligations under this agreement for the term of the 2 years.
तो ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमने उनकी जितनी भी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट किया है और इस बात को इंश्योर किया है कि जो सेकंड पार्टी है, जो रिसीविंग पार्टी है, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रही है, वो उसको ना तो किसी थर्ड पर्सन के साथ डिस्क्लोज़ कर सकती है और ना ही अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकती है। नंबर 8, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लॉज़, हू ओन्स द वर्क? फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्राफिक्स डिज़ाइनर या कोई म्यूज़िशियन अपने लिए कोई कंटेंट राइटर को हायर करता है, तो कंटेंट राइटर का जो वर्क है वो एक आर्ट है, वो क्रिएटिव वर्क है। या इसके अलावा कोई ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे कोई इंजीनियरिंग वर्क हो रहा है और इन्वेंशन से रिलेटेड कोई वर्क हो रहा है, तो उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो एंड प्रोडक्ट होगा, जो क्रिएटिव वर्क होगा या जो भी इन्वेंशन होगी उस सर्विसेज के अगेंस्ट, उसका मालिक कौन होगा। तो हमने इस बात को मेक श्योर करना है कि जो आदमी सर्विसेज ले रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसकी मलकियत हो या फिर जो भी बिटवीन द पार्टीज जो भी म्यूचुअली एग्रीमेंट हो जाए, उसको एज इट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लॉज में शामिल करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, all work product developed under this agreement shall be exclusive property of party B upon full payment। तो ये एक कंडीशन हमने इजाफी यहाँ पे इंसर्ट की है कि जो वर्क प्रोडक्ट जो तैयार होगी वो मलकियत तो पार्टी बी की होगी, लेकिन वो तब मालिक बनेगा जब वो पार्टी ए की तमाम जो अमाउंट है वो पे कर देगा। नंबर 9, लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी, हु बियर्स द रिस्क? फॉर एग्जाम्पल, आप बतौर लॉयर अपने क्लाइंट को सर्विसेज फराहम करते हैं, तो जाहिर है कि अगर आपकी किसी गलती की वजह से क्लाइंट को कोई नुकसान होता है तो आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। सेम एज बिजनेसेस में भी जब पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं तो अपनी अपनी लिमिटेशन, अपनी अपनी लाइबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि लॉस की सूरत में तमाम इन्वेस्टर्स की क्या क्या लाइबिलिटीज़ होंगी। तो इस क्लॉज के थ्रू हमने तमाम इन्वॉल्व पार्टीज़ की लाइबिलिटी को लिमिटेड करना होता है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, neither party shall be liable for indirect or consequential damages. Total liability shall not exceed the total fee paid under this agreement. For example, आप अपने क्लाइंट को सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं बतौर लॉयर और आपकी किसी गलती की वजह से आपके क्लाइंट का कोई नुकसान हो जाता है, तो आपकी जो लाइबिलिटी है सिर्फ उस हद तक है जितनी उसने आपको फीस अदा की है। जितना उसका टोटल लॉस हुआ है उसकी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप उसके उस लॉस को कंपनसेट करें। नंबर 10, गवर्निंग लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, विच लॉ अप्लाइज, हाउ विल डिस्प्यूट बी रिजॉल्व्ड? फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान में दो पार्टीज कर रही हैं, तो पाकिस्तान का स्टेट लॉ उस कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करेगा। अगर यूएसए की दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं साइन, तो जो रेलिवेंट स्टेट है यूएस की, उस स्टेट का लॉ अप्लाई होगा। और अगर दोनों फ्रीकैन के माबैन कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है तो उस डिस्प्यूट को वो कैसे रिजॉल्व करेंगे? थ्रू निगोशिएशन, मीडिएशन या आर्बिट्रेशन और थ्रू कोर्ट। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस एग्रीमेंट शैल बी गवर्नड बाय द लॉज ऑफ द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क। Any disputes shall be resolved through binding arbitration in New York City। तो न्यूयॉर्क सिटी का जो लॉ है वो इस एग्रीमेंट को गवर्न करेगा और आर्बिट्रेशन की सूरत में ये आर्बिट्रेशन न्यूयॉर्क सिटी में होगी। देन द सिग्नेचर पोर्शन, यहाँ पे आपने दोनों पार्टीज के नाम और डेट ऑफ सिग्नेचर और ब्लैंक फील्ड बनानी है ताकि पार्टीज अपने अपने सिग्नेचर पुट कर सकें। तो ये है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। उम्मीद करते हैं आपकी काफ़ी सारी क्यूरीज सॉल्व हो गई होंगी। अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर अपडेट्स अबाउट लीगल फ्रीलांसिंग। थैंक यू।